चलो बुआ, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लिंग निर्धारण के बारे में, और एक क्वेश्चन भी हम आपको दे दिए थे पिछले क्लास में घर से बनाने के लिए। क्वेश्चन था मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर, देखो, मानव में गुणसूत्र की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसे जोड़ा के रूप में 23 जोड़ा कहा जाता है। 23 जोड़ा कहा जाता है। इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम और ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा अलिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिखिएगा लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे मानव में सेक्स क्रोमोसोम XX मादा में तथा XY नर में पाया जाता है। नर में पाया जाता है। फुल स्टॉप दे करके पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे जब मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से संलयित होता है, तब पुत्री उत्पन्न होती है। जबकि मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्र से संलयित होता है, तब पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बुआ, एक आरेख बना लीजिए। तो लिखेंगे पहले नर में गुणसूत्र कितना है, तो 46 लिखेंगे। मादा, इसमें कितना गुणसूत्र, 46। अब इस 46 गुणसूत्र में बुआ आपको पता है कि 44 को जो था वो ऑटोसोम, और इसमें X और Y सेक्स क्रोमोसोम। 44 X और X, इसमें ये 44 ऑटोसोम और ये 2 है सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर गैमीट बना लीजिए। तो 22X 22Y, इसका भी क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। 22X और 22X। अब अगर ये X नर का मादा के इस X के साथ अगर संलयन की क्रिया करता है, तो 22 और 22 गुणसूत्र की संख्या 44XX।
तो ऐसी स्थिति में बुआ पुत्री उत्पन्न होगी। लेकिन अगर ये गुणसूत्र इससे संलयन न होकर अगर इससे संलयन की क्रिया करता है, तब 44XX मतलब फिर क्या, तो पुत्री उत्पन्न होगी। लेकिन अगर नर का ये Y गुणसूत्र अगर मादा के इस X गुणसूत्र से संलयित होता है, तो जरा गौर से देखिएगा, ये 22 ऑटोसोम, तो 44 और यहाँ पर X है, Y है और यहाँ पर X है। तो Y जो है ये लड़का का मतलब लिंग गुणसूत्र है और X जो है वो लड़की का लिंग गुणसूत्र है। तो यहाँ पर X और Y, तो ऐसी स्थिति में ये जो होगा वो पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये यहाँ संलयन की क्रिया अगर करता है, तो फिर पुनः 44X और Y, तो फिर पुत्र उत्पन्न होगा। तो इससे अगर देखा जाए तो प्रक्लियर हो रहा है कि लिंग के निर्धारण में मादा जननांग का कोई हाथ नहीं है। मतलब अगर पुत्र के रूप में या संतान के रूप में कहें पुत्री हो या पुत्र हो, तो इसके अगर जिम्मेवार की बात करते हैं तो नर जननांग है, क्योंकि इसके पास जो लिंग गुणसूत्र है वह विषम युग्मजी है, जबकि मादा के पास जो लिंग गुणसूत्र है वह सम युग्मजी है। तो दोनों स्थिति में इसका X गुणसूत्र ही ट्रांसफर हो रहा है। जबकि नर की बात करते हैं तो इसका एक बार X ट्रांसफर होता है, एक बार Y ट्रांसफर होता है। जब X ट्रांसफर हुआ तो पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा, और जब Y ट्रांसफर होगा तब पुत्र कोशिका का निर्माण करेगा। तो मानव में इस प्रकार से क्या होता है बुआ, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बस इस डायग्राम्स को आप या इस आरेख को यहाँ पर दर्शा लीजिएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट देखना है, जैसे कि हम आपको पहले पढ़ाए थे इसी में कि मादा का XX गुणसूत्र है और नर का XO गुणसूत्र है, तो वो कुछ कीट वर्ग में इस प्रकार का लिंग निर्धारण हुआ था। दूसरी बार हम लोग पढ़े XX XY, तो ये क्या था, स्तनधारी जीवों में पाया जाता था इस प्रकार का लिंग गुणसूत्र। लेकिन इसके अलावे एक और पॉइंट है जिसकी चर्चा फिलहाल अभी हम लोग कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हुआ हम लोग बनाएंगे अभी, चलिए अगला वो हम लोग का पॉइंट है ZW प्रकार। तीसरा पॉइंट बनेगा ये, क्योंकि दूसरा पॉइंट में था XX XY वाला स्तनधारी जीव का, और ये जो है लिंग गुणसूत्र ही हैं ZW और ZZ। इससे पहले बुआरे हम लोग जो भी बात किए थे जरा गौर से देखिएगा कि नर का जो गुणसूत्र था वह हर एक स्थिति में विषम युग्मजी था, और मादा का गुणसूत्र जो था वो सम युग्मजी था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम उल्टा हो रहा है, जरा गौर से देखिएगा, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा काम उल्टा हो रहा है। ZW देखिए ये विषम युग्मजी है, सम नहीं है, ये क्या है बुआ, विषम युग्मजी है, और ये विषम युग्मजी मादा का है। और इसमें ZZ जो देख रहे हैं ये इसका जो है सम युग्मजी, ये इसका नर का है। मतलब यहाँ पर नर का सम युग्मजी है और मादा का क्या है बुआ, विषम युग्मजी है। मतलब इस जीव में अगर लिंग का निर्धारण होगा तो इसके जिम्मेवार मादा जननांग होंगे,
लेकिन मानव में अगर बात करते हैं तो मानव में लिंग के निर्धारण के जिम्मेवार नर को माना गया है, क्योंकि नर के पास विषम युग्मजी है। और यहाँ पर इस जीव में देखेंगे कि मादा जननांग में विषम युग्मजी है। तो ऐसा जो लिंग गुणसूत्र होता है वह किस जीव में होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी फिलहाल कर लेते हैं। तो पहले तो इसका बुआरे हम लोग बात कर लेंगे कि ये किस जीव में होगा और किस प्रकार का होगा। तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिए कि इस प्रकार का लिंग गुणसूत्र किस जीव में होगा और कैसी कैसी प्रक्रियाएं होगी। तो चलिए काम कर लेते हैं, पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा और आराम से काम करते हैं। लिखिएगा इसमें, देखो बुआ, इस प्रकार का लिंग निर्धारण, इस प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ कीट जैसे तितलियों एवं कशेरुकी प्राणियों जैसे सरीसृप, पक्षी, मछली इत्यादि में पाया जाता है। मतलब वह इस प्रकार का जो लिंग गुणसूत्र है वो कीट वर्ग में तितली में है, और कशेरुकी प्राणी की बात करते हैं तो सरीसृप वर्ग में। और सरीसृप वर्ग के बारे में आप जानते हैं कि जो जीव रेंगने वाला होता है, नहीं, जैसे कि सांप, छिपकली, ये सब क्या है, रेंगने वाले जीव हैं। तो उसमें इसी प्रकार के जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। थोड़ा सा और लिखेंगे, इस प्रकार के लिंग निर्धारण में नर में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम एक समान ब्रैकेट में कर लीजिएगा जेड, ये क्या है, एक समान है नर वाला, एक समान जेड होता है, जबकि मादा में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम असमान जेड एवं डब्लू होता है। अब देखो बुआ, पीछे तो हम लोग बात किए थे शुरू से क्या कि जेड अगर ऐसा है समान, तो पहले क्लास में हमेशा चर्चा ये होता था कि ये क्या है, समान वाला। तो समान युग्मक वाला जो था वो पीछे हर एक मतलब पॉइंट्स में हम लोग देखे थे कि मादा जननांग में, और अलग अलग वाला नर में था। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर नर में जो है वह सामान्य है और मादा में असामान्य है। तो वही बात हम लोग अभी लिख लिए हैं भाषा में। चलिए अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करने के बाद बुआरे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखिए, जब नर का जेड लिंग क्रोमोसोम मादा के जेड लिंग क्रोमोसोम के साथ संलयित होता है, तब नर विकसित होता है, जबकि नर का जेड क्रोमोसोम मादा के डब्ल्यू क्रोमोसोम से संलयित होता है, तो इससे उत्पन्न युग्मनज से मादा विकसित होते हैं।
हो गया। मतलब ये बात कहे बुआ कि ये इससे संलयन करेगा। अच्छा डायग्राम भी देख लेंगे, थोड़ा सा और पहले लिख लीजिए, लिखेंगे अतः इस प्रकार का लिंग निर्धारण, अतः इस प्रकार का लिंग निर्धारण मादा के द्वारा होता है, मादा के द्वारा होता है, मादा के द्वारा होता है, जिसे निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए बुआ इसमें देख लेते हैं कि आरेख कैसे कैसे बनेगा। तो नर का क्या है बुआ रे, जेड, जेड है, और मादा का क्या है, जेड डब्लू है। गैमीट बना दीजिए, जेड 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 डब्लू। चलिए अब संलयन की बात करते हैं। देखिएगा जब ये जेड अगर इसके साथ संलयन की क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जेड जेड। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि किस कोशिका का निर्माण होगा, तो पुत्र कोशिका का निर्माण, या आप कह सकते हैं नर बनेगा ये। लेकिन जब ये बुआ अब इसके साथ अगर संलयन कर ले तो क्या बनेगा, जेड और डब्लू। तो देखिए जेड डब्लू किसका था, तो मादा का। तो यहाँ पर लिखेंगे मादा। लेकिन अगर ये जेड इससे संलयन करता है तो जेड जेड क्या बनेगा बुआ, तो नर बनेगा। लेकिन ज़रा गौर से देखेंगे कि ये जेड इससे संलयन करेगा, जेड डब्लू, तो क्या बनेगा, मादा बनेगा। मतलब ये कह रहा है कि कुछ कशेरुकी प्राणी या तितली में इस प्रकार के जो होते हैं वह लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा संरचनाएं इस प्रकार से बनती है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं बुआ, इस आरेख को नीचे बना लीजिएगा। उसके बाद हमारा मानव में लिंग निर्धारण तो हो ही चुका था, जीवों में लिंग निर्धारण का ये पॉइंट्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इतना काम कर लीजिए। तो हो गया, जल्दी जल्दी कर लीजिए फटाफट तेजी से। हो गया बुआ, चलो ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं अब। तो जेड डब्लू और जेड जेड प्रकार का जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है वो किस में पाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद हो गया होगा। तो किस में पाया जाता है बुआ रे, तो ध्यान रखना है ना, कि तितली में होगा, और कुछ कशेरुकी प्राणी जैसे कि सरीसृप की बात याद रखिएगा। उसके बाद किसका नाम याद रखना है, तो कुछ पक्षी की बात याद रखिएगा। बस आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और काम आपका खत्म हो जाएगा। अब बुआ रे एक बात और करना है, यहाँ पर क्या करना है, तो ज़रा गौर से देखिएगा। इससे पहले जो भी हम लोग चर्चा किए थे इन सभी में लिंग गुणसूत्र था, जिसके कारण जब शिशु उत्पन्न हो रहे थे तो उसमें उसका लिंग का निर्धारण हो रहा था। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ जीव ऐसे भी अभी हैं इस पृथ्वी पर जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, और फिर भी उसमें लिंग का निर्धारण होता है। तो बड़ा अजीब सी बात यह है कि लिंग गुणसूत्र है नहीं और फिर भी जो है वो लिंग का निर्धारण अगर हो रहा है तो कैसे होता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए। देखो बुआ, कुछ जीव क्या होते हैं कि वातावरण के अनुसार या कुछ परिस्थिति के अनुसार जो है वो लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। कुछ ऐसे जैसे समुद्री जीव जो खारे पानी में रहने वाले हैं, उन कुछ जीवों में अगर गर्म ताप की बात करते हैं या कम ताप की बात करते हैं तो उस स्थिति के आधार पर जो है उसमें लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन इससे पहले जो बात की उसमें आपने देखा कि लिंग गुणसूत्र है तब लिंग का मतलब लिंग का निर्माण हो रहा है कि पुत्र बन रहे हैं या पुत्री बन रहा है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं है
लेकिन मौसम के आधार पर उसमें जो है सो पुत्र या पुत्री का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी सी चीज़ है कि लिंग गुणसूत्र नहीं है फिर कैसे हो रहा है। चलिए इस बात को भी हम लोग आज जानेंगे इस विषय वस्तु के अनुसार। तो अब अगला जो आपका पॉइंट बनेगा वो है चौथा पॉइंट, इस पॉइंट में लिख लीजिएगा लिंग का वातावरणीय निर्धारण। मेन पॉइंट बनेगा वो वाले लिंग का तो चलिए वो पॉइंट बना लिए आप लोग। चौथा पॉइंट है हम लोग का, लिख लीजिए फिर से। हाँ, लिंग का वातावरणीय निर्धारण मतलब अब जीव में लिंग का जो निर्माण होगा वो वातावरण के अनुसार होगा। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। लिखिए तो लिखेंगे बुआ, कुछ जीवों में लिंग का निर्धारण वातावरण के अनुसार होता है। कुछ जीव में लिंग का निर्धारण वातावरण के अनुसार होता है। जैसे खारे जल में पाए जाने वाले कृमि क्या लिखे बुआ, जैसे खारे जल में पाए जाने वाले कृमि कॉमा बॉलिनिया कॉमा अमेरिकन मगरमच्छ कॉमा कछुआ तथा कुछ मछलियाँ। चलिए बुआ इसके बाद अब पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे बॉलिनिया के लार्वा में किसी प्रकार का लिंग नहीं होता है। मतलब बुआरे बॉलिनिया एक ऐसा जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का लिंग जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये लिखेंगे बॉलिनिया के लार्वा में किसी प्रकार का लिंग नहीं पाया जाता है। यदि ये लार्वा किसी एकांत स्थान पर अकेले स्थापित हो तो यह मादा के रूप में विकसित हो जाता है। मादा के रूप में विकसित हो जाता है। और यदि यह लार्वा पहले से विकसित होते हुए मादा के संपर्क में आता है तो यह छोटा होकर नर के रूप में विकसित होता है। अब जरा देखिए कि क्या लिखे यहाँ पे एग्जाम्पल में कि अगर इसका लार्वा अकेले एकांत में अगर है तो मादा बन रहा है, और किसी मादा लार्वा के साथ अगर ये विकसित हो रहा है तो ये क्या होता है, आकार में छोटा हो जाता है और नर के रूप में विकसित हो जाता है। तो लिंग गुणसूत्र तो है नहीं, बस वातावरण के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। मतलब कि बुआरे अब आगे एक फुल स्टॉप दे करके एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहीं पर लिखेंगे फुल स्टॉप दे दिए। चलिए लिखेंगे मगरमच्छ के अंडे से कम ताप पर नर का विकास होता है, जबकि अधिक ताप पर मादा विकसित होते हैं। अब देखो बुआरे, मगरमच्छ की जो बात की है तो मगरमच्छ जब अपने अंडे को देती है और अगर कम ताप की अगर बात करते हैं, अगर कम ताप पर अगर वो अपने अंडे को दे रही है तो नर विकास करता है, और जब अधिक ताप में अगर वो अपने अंडे को दी है तो उससे क्या विकास होता है, तब मादा का विकास होता है।
चलिए फुल स्टॉप दे दीजिएगा, फिर एक एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखो, लिखेंगे बुआ, खारे जल में पाए जाने वाली मछली, खारे जल में पाई जाने वाली मछली मेडूसा, मेडूसा में लिंग परिवर्तन तापक्रम के अनुसार होता है, तापक्रम के अनुसार होता है। अंडे से ठंडे जल में, अंडे से ठंडे जल में नर तथा गर्म जल में मादा का विकास होता है, मादा का विकास होता है। चलिए बुआ, तो हम लोग क्या देख रहे थे चौथा पॉइंट में देख रहे थे कि लिंग का निर्धारण जो हो रहा है वह वातावरण के अनुसार हो रहा है। मतलब मेडूसा एक ऐसी मछली है जो खारे जल में पाई जाती है। अगर यह अपने अंडे को अगर ठंडे जल में अगर देती है, जहाँ का जल क्या है, ठंडा है, तो उससे नर मेडूसा मछली उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर वही अंडे को अगर वह गर्म जल में अगर देती है तो क्या उत्पन्न होंगे, मादा उत्पन्न हो जाता है। तो जरा सोचिए कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो ये जो हो रहा है किसके आधार पर, तो वातावरण के आधार पर हो रहा है। इसलिए इस पॉइंट का नाम था वातावरणीय लिंग निर्धारण। तो ध्यान रखिएगा बुआरे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है एग्जाम में कि वातावरणीय लिंग निर्धारण किस किस जीव में होता है। तो ध्यान रखेंगे किस जीव में होता है ना। तो वह इस तरह से अगर देखें तो हम लोग का जो मेन पॉइंट था सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के बारे में, उसका ये था लास्ट पॉइंट था। मतलब हम लोग का लिंग निर्धारण का पॉइंट्स जो है वह सारा का सारा पॉइंट्स कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा तो जरा आपको सोचिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी गुणसूत्र के आधार पर भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि आप पढ़े थे ना पिछली क्लास में, एक्स और XO प्रकार का जो गुणसूत्र है किस जीव में होगा और कैसी प्रक्रियाएं होंगी। तो हर एक पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो हमारा जो है ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद बुआरे हम लोग अगली क्लास में अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। तो चलिए फिलहाल इतना अच्छे से काम कर लीजिएगा। और बुआरे इससे रिलेट अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में अगर उत्पन्न हो रहा हो कि और कुछ जानना है तो मैसेज कर दीजिएगा, देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आप में प्रॉब्लम है। बस फिलहाल इसको कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।